माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद। माननीय राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपने से भारतीय राजनीति को सशक्त रूप से प्रवाहित किया है। जब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के द्वार में प्रवेश नहीं करती थी, आपने 2008 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का दक्षिण का द्वार कर्नाटक के रूप में खोला। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपने ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इस देश में एक कहावत थी कि गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य में सरकार नहीं आती। मध्य प्रदेश में आपने पहली बार, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी और आपके नेतृत्व में ही 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया। एक प्रचंड विजय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई है। मैं देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आगे के मंच संचालन के लिए हेमंत जी को आग्रह करता हूं। अग्निवीरों से संवाद करने के बाद माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय का आगमन, मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हम अनुरोध करते हैं श्री दीपक रावत जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री आयुक्त कुमाऊं मंडल, कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित मीडिया, देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा साथियों, यहां उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनविश्वास, सुशासन और विकास की उस निरंतर यात्रा का उत्सव है जिसने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल वास्तव में जनता के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि में आगमन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। सीमांत क्षेत्रों के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने इस क्षेत्र को नई शक्ति प्रदान की है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने तेज निर्णय क्षमता, पारदर्शी प्रशासन और जन केंद्रित विकास का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। आज उत्तराखंड ने सतत विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य के विकास पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। कुमाऊं मंडल में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से विकास हुआ है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो, आदि कैलाश में सड़कों का जाल हो, वाइब्रेंट विलेज हो, पंतनगर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, बाईपासेस और रिंग रोड्स हो, बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही जहां तक पब्लिक ग्रीवांसेस की बात है तो उसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक बहुत बड़ा गुड गवर्नेंस का टूल बनके सामने आया है। कैंचीधाम बाईपास आधुनिक पार्किंग निर्माण से श्रद्धालुओं के बड़ी सुविधा मिलेगी, जबकि नैनीताल की मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर विकसित पार्किंग शहरी यातायात प्रबंधन का आधुनिक समाधान बनेगी। औद्योगिक विकास की दिशा में किच्छा में प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर बनबसा आईसीडी क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार को नई ऊर्जा देंगे। राज्य सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु मिलेट नीति, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ट्राउट मिशन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च मूल्य कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। एक आयुक्त के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशासन का उद्देश्य
संवेदनशील, जवाबदेह और जन केंद्रित शासन सुनिश्चित करना है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि उत्तराखंड को सतत विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव का अग्रणी राज्य बनाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मार्गदर्शन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय सचिव महोदय एवं आयुक्त महोदय। भारतीय परंपरा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। उत्तरी वस्त्र पश्मीना उड़ाकर और नवरात्र के इन दिनों में माता नंदा के दरबार के प्रदर्शन को भेंट करके ये पश्मीना लोकल फॉर ग्लोबल, यह हस्त निर्मित पश्मीना उन्हें उड़ाया जाएगा। साथ ही मां नंदा का दरबार मातृशक्ति का प्रतीक और नवरात्रियों का प्रतीक उन्हें भेंट किया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी से विनम्र प्रार्थना है, उत्तरी वस्त्र अंग वस्त्र उड़ाकर माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे माननीय सांसद महोदय। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा सांसद महोदय, श्री राम दरबार की एक चित्र, एक प्रतिमूर्ति माननीय को भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अनुरोध है, माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी से 2 शब्द स्वागत संबोधन के ज्ञापित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री, जिनकी सादगी, जिनका समर्पण, जिनकी ईमानदारी, जिनका न्यायप्रिय जीवन किसी से छुपा नहीं है। एक अध्यापक यानी कि गुरु जो समाज और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं, फिजिक्स से एमएससी करने के बाद जहां अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और आज वे देश और दुनिया में इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ें आज तक नहीं छोड़ी हैं। आज तक भी वही सादगी, वही प्रेम, वही आध्यात्म, वही समर्पण की भावना आप में है। मैं आपको नमन करता हूं और यहां का सांसद होने के कारण मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे ऊपर तो आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है। मुझे एमओएस डिफेंस का काम सीखने का मौका आपके साथ मिला है और मैं विशेषकर आभारी रहता हूं कि आपने मुझे देश की लोकसभा में कहा कि अजय खुल के बोलो, अच्छी तरह उत्तर दो, हमेशा उत्साहवर्धन किया और देश के कोने कोने में भेजने में विशेष सहयोग दिया कि कहीं भी जाओ, जाते रहो। मेरे अपने परिवार के सदस्य, हमारे भाई, आप सब उनको जानते हैं, पुष्कर धामी जी, जिन्होंने एक इतिहास बनाया है विकास कामों में। मैंने जब माननीय रक्षा मंत्री जी गृह मंत्री के रूप में खटीमा में आए थे, मैंने उसी दिन कहा था कि ये चमकता सितारा भविष्य में चमकेगा और सितारा आज चमक रहा है, हमारा आपके सामने है।
वो मेरी भविष्यवाणी थी। जिस दिन धामी जी शपथ ले रहे थे उस दिन इस तरह से वो हमारा बोला हुआ वाक्य भी प्रसारित हो रहा था। हमारे बहुत ही सौम्य, बहुत ही विनम्र और अच्छी तरह से संगठन को समझने वाले राज्यसभा सदस्य हैं और दोबारा आप भी यहां पर आज अध्यक्ष के रूप में हैं। हम मेरे साथी, मेरे भाई, आप सब जानते हैं महेंद्र भट्ट जी जो जोशीमठ से पहले विधायक भी कई बार सुशोभित कर चुके हैं विधायक की कुर्सी को, और हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं मदन कौशिक जी। मैं बधाई देता हूं, कल ही आप मंत्री बन के आए हैं। और मैं अपने अन्य मंत्रीगण, वो किनारे पर कैड़ा जी मेरे क्षेत्र से, और बगल में हमारे रुड़की के विधायक मेरे प्रदेश से, और बगल में खजान दास जी हमारे प्रदेश से, एक से एक अच्छी प्रतिभूतियों को इस समय चुना है। हरिद्वार की नगरी में तो हमारे अपने मदन जी के बारे में बताई दिया है। हमारे संगठन मंत्री जी हैं, हमारे गणेश जी मंत्री हैं, हमारी बहन रेखा जी यहाँ पर हैं, हमारे विधायक मोहन सिंह जी हैं, और हमारे वरिष्ठ और पूर्व हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं उधर से बंशीधर भगत जी हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं। हमारी सरिता दीदी है यहाँ की माननीय विधायिका, जिला पंचायत की प्रथम महिला हमारे बीच में यहाँ पर बैठी हुई हैं हमारी बहन जी, और उधर तक दिखाई नहीं दे रहा, दोनों हमारे महामंत्री और हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ के रुद्रपुर के माननीय विधायक शिव जी हमारे बीच में हैं। हमारी बहन महामंत्री के रूप में दीप्ति जी हैं। कुछ नाम जरूर छूटने वाले हैं, मेयर साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष, तीनों चारों जिला अध्यक्ष, और मेरे भाई और मेरे भी जो सांसद हैं इस समय वर्तमान में, जो यहाँ पर राज्य मंत्री के रूप में है भारत सरकार में, अजय जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अगर कोई छूट गए हो तो मैं माफी चाहते हुए, सबका नाम हृदय में है। और मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग आज जब आए हैं, आपका स्वागत करता हूं। आज आप एक बहुत ही ईमानदार, बहुत सादगी के प्रतिमूर्ति, राजनीति में कैसा आदमी होना चाहिए एक दाग भी आप नहीं दिखा सकते हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी पर। आपने शिला पट्टकों पर लिखते थे जब, साफ कहा है कि शिला पट्टिकाओं में नाम नहीं होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि काम होना चाहिए। आप 24 घंटे काम पर रहते हैं। आज तो हम कहते हैं इसको आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, प्रोटोकॉल में इसका नाम क्यों आ रहा है, नाम कटवाते हैं। आपने कहा नहीं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। राजनीति में एक उदाहरण पेश किया है। राजनीति भोग का साधन नहीं, बल्कि राजनीति सेवा का माध्यम है। अगर ये कहा है तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है। मैं तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मैं एक किताब लिखने वाला था उन पर, एक एक चीज के ऊपर, लेकिन अचानक ये हुआ कि आप लोगों के प्यार ने मुझे दोबारा भी चुन लिया। एक एक बजे रात तक आपके बीच में रहना, सुबह से शाम तक जाना, कुछ शब्द मैंने पिरोए हैं, भगवान चाहेगा कि पूरी भी करूंगा। एक एक चीजों को मैं उसमें सत्य सत्य करके वचन करूंगा, लिखूंगा। मैं आज के दिन अधिक न बोलते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अन्य वक्तागण और मुख्यतः भारत के जो पहले गृह मंत्री रहे, वर्तमान में रक्षा मंत्री जी हैं, उनको सुनने के लिए हम आज आए हैं। मैं विकास की नदियां तो यहां बहा रखी हैं केंद्र सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनको मैं नहीं बोलना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ही बोलेंगे। पहले कमिश्नर साहब ने कुछ बातें बोल दी हैं और बाकी बातों के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, आप बुलाने वाले होंगे हेमंत जी, उनको आग्रह करता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की नदियां बह रही हैं, एक युवक को जैसा होना चाहिए उस तरह से आप देश को, देश के सामने हमारे स्टेट को ले जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं आपके कामों को। कल जो केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व ने हमको हमारे नए मंत्री दिए हैं, एक से एक अच्छे मंत्री दिए हैं, और बाकी तो मंत्रियों को हम भी देखेंगे। जैसे हम चलाते हैं सबको अच्छी तरह से, दाएं चलो बाएं चलो, एक से एक तजुर्बेकार लोग हमारे यहाँ हैं।
हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अगली बार 27 में फिर हम दूने उत्साह से आकर जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनको कड़ा जवाब देंगे। तीसरी बार ट्रायल लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही दम लेंगे, ये संकल्प लेके आज हम जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हल्द्वानी में आने के लिए हमारे आग्रह को माना, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह को माना और जनता सुनने के लिए आपको बेताब है। इतना मैंने ज्यादती कर दी, मुझसे रहा नहीं गया। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, दो हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। और अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं माननीय राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी से अनुरोध है, संबोधित करने की कृपा करेंगे। बोले भारत माता की। मित्रों, जब देश के अखिल भारतीय नेता मंच पर हों और ऐसे नेता कि जिन्होंने देश की सुरक्षा एक मजबूत स्तंभ के रूप में संभाली हुई है, ऐसे अपने मूर्धन्य नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय अजय जी, केंद्रीय मंत्री अजय जी और सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित देवभूमि के दूरदराज क्षेत्र आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, माताओं बहनों। मित्रों, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरी देवभूमि, जिसके हर परिवार में एक वीर सैनिक होता है, उस वीर सैनिक के उत्साहवर्धन का काम भी अगर देश के अंदर कोई नेता कर रहे हैं तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि देश उत्तराखंड के अंदर युवाओं को सेना में अवसर देने का जो कार्य आपके द्वारा हो रहा है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरा देवभूमि का नौजवान सीमा के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्थान पर हो, वो भारत माता की जयकारे के साथ प्राणों की आहुति देता है। अनेकों बलिदानी परिवार हमारे राज्य के अंदर है। आपने सुरक्षा के क्षेत्र में जो मजबूत कदम उठाए हैं, उनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मैं आज कह सकता हूं कि देश की सेना ने पहली बार अपने हथियार निर्मित किए हैं, स्वदेशी हथियार निर्मित किए हैं और आज हम आयात नहीं कर रहे हैं, आज अपने हथियारों को निर्यात कर रहे हैं। ये देश के लिए एक सुनहरा अवसर है और ऐसा अवसर अगर स्थापित हुआ है तो माननीय मोदी जी और राजनाथ सिंह जी आपके नेतृत्व में हुआ है। आज हम लोग विरोध, जो हमारे दुश्मन है, उन घर में जाकर उनको मारते हैं। ये साहस अगर देश में स्थापित हुआ है, सैनिकों के अंदर ये आत्मबल देने का काम किया है तो माननीय राजनाथ सिंह जी आपके नेतृत्व में हुआ है। मैं, क्योंकि जब इतना बड़ा नेतृत्व बैठा है, उनका उद्बोधन सुनने का हमको अवसर मिलेगा। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने इस सभा को बहुत सफलतम सभा के रूप में किया है। इससे पहले हमारी सभा हरिद्वार के अंदर हुई। मुख्यमंत्री जी के 4 वर्ष के कार्यकाल में जनता का जो अपार स्नेह, अपार समर्थन है, वो इस बात का सिद्ध है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास दिला सकता हूं, हम तीसरी बार हैट्रिक बनाकर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये मैं आप सबके विश्वास के आधार पर अपने नेतृत्व को बोल रहा हूं। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपका स्वागत करते हुए, सम्मानीय मंच का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महानुभाव। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र अनुरोध है, अपने संबोधन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की। चलिए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
जय श्री राम। वंदे। आज हम सबके बीच में मंच पर विराजमान सादगी, सरलता और दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति के जीवंत प्रतीक भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी, लोकसभा नैनीताल के हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और हमारे मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण जो पहले से भी थे और अभी जो कल ही नवनियुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से आसपास के जिलों से आए हुए, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका, उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक ओर कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान समृद्धि योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना या मुफ्त राशन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी विपक्षी पार्टी के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता था। उनके समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। परंतु आज केंद्र की भाजपा सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया है। आज जनता का 1-1 रुपया सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है, कोई बिचौलिया उस पर डाका नहीं डाल सकता। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश की गरीबी दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जयघोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, या हमारे ही राज्य में चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, या हमारे सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहुंचकर उस क्षेत्र में पूरी दुनिया को उस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया हो। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वक्फ संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। आज जहां एक और हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार तकनीक और से सुसज्जित किया जा रहा है। एक समय था जब लड़ाई लगती थी तो भारत को छोटे छोटे रक्षा के उपकरणों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने विभिन्न सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि आज का नया भारत दुश्मनों की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर मारना भी बखूबी जानता है। अब ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं रहा जो ऐसे कृत्यों की केवल निंदा करके चुप बैठ जाता था और हर जगह गुहार लगाता फिरता था। आपको याद होगा 2014 से पहले कभी, चूंकि हम लोग सब उत्तराखंड के लोग सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं, हर घर से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो उससे पहले 2014 से पहले की मैं बात कर रहा था कि सैनिकों को गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी और आज दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 गुना तक बढ़ाया है, वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कारों की राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने प्रदेश में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की विभिन्न बैठकों का साक्षी हमारा राज्य बना है। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। पहली बार इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए और राज्य को अंक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। पहली बार राज्य में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 3,76,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश समझौते किए गए, जिनमें से करीब 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने में हम सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 पहुंच गई है। बीते 4 वर्षों में हेलीपोर्ट की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि हमारी राज्य की मातृशक्ति अनेक चुनौतियों और अनेक कठिनाइयों का और अनेक आभाओं का सामना करते हुए भी वो मिशन के तहत उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई, परिश्रम में कोई कमी नहीं आई, जो ये बताता है कि पिछले 2 सालों में 2,65,000 माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है और होम स्टे की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे राज्य में रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, हमें नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। साथ ही यहां भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में वर्ष 2023-24 में विशेष राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हमें नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की सूची की श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमें बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। आज उत्तराखंड में किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ मत्स्य के विकास के क्षेत्र में भी हमारा राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्य के रूप में बनकर उभरे हैं। हमें वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में देश के अग्रणी राज्यों में हम शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन, खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस साथ ही इसके लिए राज्य को 200 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी भारत सरकार ने प्रदान की है। आज हमारी सरकार द्वारा किए गए सख्त और पारदर्शी निर्णयों का ही परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है।
भाइयों बहनों, आपको याद होगा पहले हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कुचलने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में राज्य में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल से 4 गुना से अधिक है। यही नहीं, आज 100 से अधिक नकल माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। आप लोगों को भली बात याद होगा कि कैसे कांग्रेस के समय में पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 घोटाला, डेनिस घोटाला, राहत सामग्री घोटाला जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। आज जब हम भ्रष्टाचारियों की पकड़ने की बात आती थी, उस समय तो छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति कर दी जाती थी और ऊपर बैठे हुए भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। अब कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, यदि भ्रष्टाचार करता है तो उस पर हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ राज्य के सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान, डेमोग्राफी संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता को केवल लागू ही नहीं किया है, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, 27 जनवरी 2025 को हमने इसे लागू किया है और 1 वर्ष से भी अधिक का समय इसका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून को लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और मजार जिहाद जैसी जिहादी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाया है। ये बात हमारे हल्द्वानी के भाइयों से अधिक कौन जानता होगा कि दंगे करने वालों के साथ हमारी सरकार किस तरह से पेश आती है, हमारा प्रशासन किस तरह से पेश आता है। आज राज्य में ऑपरेशन कालनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम किया है। बनभूलपुरा का उदाहरण, इसी बनभूलपुरा का उदाहरण आप सबके सामने है, किस प्रकार से वहां की डेमोग्राफी खराब हुई है। आज हमारी सरकार ने बनभूलपुरा में दंगाइयों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की थी कि आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया आजकल वो स्वयं ही अपना कब्जा खाली कर रहे हैं, यानी कि अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में स्वयं प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है, उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के अधीन लाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग क्यों उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे समूचे उत्तराखंड वासियों का है। आखिर क्यों ये लोग संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की नीति बनाए रखना चाहते हैं? भाइयों बहनों, ये वर्ष कई मायनों में हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस वर्ष जहां हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने 150 वर्ष पूरे किए हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी ये शताब्दी वर्ष है। साथ ही उत्तराखंड के लिए ये वर्ष विशेष है, क्योंकि हाल ही में हमने अपने गौरवशाली राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष ये संकल्प लेता हूं कि जब तक हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है
आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय रक्षा मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सबकी तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से विशेष आभार व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि नई उम्मीदों की रोशनी में निखर रहा है उत्तराखंड, संघर्षों में तपकर सशक्त हो रहा है उत्तराखंड, हर चुनौती को पार कर संवर रहा है उत्तराखंड, विकास भी विरासत भी की नीति से पूरे देश में नई पहचान गढ़ रहा है उत्तराखंड। देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के विकल्प रहित संकल्प के साथ अब आगे बढ़ चला है उत्तराखंड, अब आगे बढ़ चला है उत्तराखंड। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में आपको प्रणाम करते हुए हम माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र प्रार्थना करेंगे अपने स्नेह आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के कर्मठ और क्रियाशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और यहां के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय टमटा जी राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री अजय भट्ट जी माननीय सांसद और श्री अजय कुमार जी संगठन महामंत्री, श्री गणेश जी जोशी, श्रीमती रेखा आर्य, श्री मदन जी कौशिक, श्री राम सिंह कैड़ा, सभी मंत्रीगण, श्री खजानदास जी, श्री प्रदीप बत्रा जी, श्री बंशीधर जी भगत, श्रीमती सरिता आर्य, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट, श्री गजराज जी बिष्ट, बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बच्चों शांत हो जाओ, शांत। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं शौर्य पराक्रम और देशभक्त की मिसाल इस उत्तराखंड की धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का भी शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की यह भूमि, यह वेदों की भूमि है। उत्तराखंड की यह भूमि देवों की भूमि है और यही वह स्थान है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मैं उत्तराखंड वासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं, क्योंकि लंबे समय तक उत्तराखंड में मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस उत्तराखंड का 10-12 दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और उत्तराखंड जैसे एक नए राज्य का उसी समय सृजन हुआ था। बहनों भाइयों, मैं यहां के लोगों के स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित हूं। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से बहुत ही सौम्य होते हैं, लेकिन मैंने जब देखा है, जरूरत जब भी पड़ी तो स्वभाव से सौम्य होने के बावजूद इनके स्वभाव में पर्वत की अटलता हमको देखने को मिलती है और हिंदुस्तान के किसी राज्य के लोगों में यह पर्वत की अटलता देखने को मिलती है। तो मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे उत्तराखंड के बहनों भाइयों के स्वभाव में देखने को मिलती है। यह देवभूमि उत्तराखंड आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि है। यहां की पवित्र धरती और यहां का कण कण में मानता हूं हमारे देश की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। और मेरे बहनों भाइयों, यह भूमि सदियों से ऋषियों की धरती रही है, मुनियों की धरती रही है।
और भारत के अंदर किसी को तपोस्थली के रूप में देखा जाता है तो हमारी उत्तराखंड धरती को तपोस्थली के रूप में देखा जाता है। मैं जानता हूं उत्तराखंड के बारे में, यहां ज्ञान, साधना और संस्कार की परंपरा केवल उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को यह एक दिशा देने का काम करती है। और आज यह जो सभा आयोजित की गई है, उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है। जब पुष्कर सिंह जी धामी बोल रहे थे, गंभीरतापूर्वक मैं उनकी बातों को सुन रहा था, समझने की यह कोशिश कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपने देखा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था, यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। मैं सचमुच यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तराखंड की कोई सरकार इतनी तेजी के साथ छोटे से राज्य उत्तराखंड में काम कर पाएगी। लेकिन मैंने देखा कि कई मामलों में उत्तराखंड ने पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। मैं भाइयों, मैं तो कहना चाहूंगा, पुष्कर धामी के नेतृत्व की सरकार जो 4 वर्ष जिसने पूरा किया है, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए इस सरकार का। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं, दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था, और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए, इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है।
पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों। इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के बाद इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित हुई है और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यह 4 वर्षों का कार्यकाल यह कोई साधारण कार्यकाल नहीं रहा है। वैसे सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 5 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 9 वर्षों से यहां पर भाजपा की सरकार रही है। और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का इसे मैं एक साधारण अध्याय नहीं मानता हूं, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का एक इसे मैं महत्वपूर्ण अध्याय मानता हूं। जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, उत्तराखंड राज्य बना था, तो उस समय पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद जी स्वामी बने थे। उसके बाद हमारे खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, श्रीमान भगत सिंह जी कोश्यारी बने, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत बने, रमेश पोखरियाल निशंक जी बने, तीरथ सिंह जी रावत भी थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने। और मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में यह हमारे संभवतः पुष्कर सिंह धामी 6ठे मुख्यमंत्री हैं। अब जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं कह सकता हूं कि 4 वर्ष में इन्होंने चौका मारा है, लेकिन 6 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में छक्का मारने में भी हमारे पुष्कर धामी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मेरे बहनों भाइयों, आज का यह कार्यक्रम कई मामलों में बहुत ही ऐतिहासिक है। बहनों भाइयों, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो वर्ष 2020 में इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और उस समय उनकी मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और पिछले वर्ष ही उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं और अब वो 26 पर पूरे हो रहे हैं। और एक बार जिन विभूतियों ने, जिन महानुभावों ने उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए सतत संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, अपना बलिदान दिया है, उनकी स्मृति को मैं शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं मेरे बहनों भाइयों। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 वर्ष पूरे किए हैं और 4 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और वह दूसरा कार्यकाल है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्षों में
उत्तराखंड राज्य ने जितनी तेजी के साथ विकास किया है, मैं कह सकता हूं, मैं भी एक राज्य का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। बहनों भाइयों, यह किसी को कल्पना नहीं थी कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य अलग बन जाने के बाद स्वाभाविक है संसाधनों का अभाव होगा, धन का अभाव होगा, और वह उत्तराखंड राज्य इतनी तेजी के साथ प्रगति कर पाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं, चाहे वह बुनियादी ढांचों का विकास हो, चाहे वह पर्यटन को नई दिशा और नई गति देने का मामला हो, चाहे यहां के नौजवानों को रोजगार का अवसर मुहैया कराने का मामला हो, या यहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, पुष्कर सिंह धामी ने करिश्माई काम यहां पर किया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से उत्तराखंड आज अध्यात्म और आधुनिकता के सुंदर संगम के साथ देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। बहनों भाइयों, आप जानते हैं, आप ही नहीं जानते, पूरा भारत जानता है, उत्तराखंड एक देवभूमि, उत्तराखंड यह तपोभूमि है। और देवभूमि और तपोभूमि होने के साथ साथ इस हिंदुस्तान में कोई भूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है तो उत्तराखंड की भूमि ही वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। यह जब भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जहां बलिदान भी देने की आवश्यकता होती है, उसमें वो पीछे नहीं रहते। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए जो बहुत पुरानी मांग थी, 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री बनते ही चुटकी बजाकर उसे बहनों भाइयों पूरा किया है। लेकिन मैं यहां की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों की, हमारे शहीदों के परिजनों की जो चिंता की है, उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने का मामला हो, चाहे वह शिक्षा में आरक्षण देने का मामला हो, चाहे रोजगार के अवसर मुहैया कराने का मामला हो, चाहे जो भी उनके संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने का प्रश्न हो, हर तरफ पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दिया है, प्रयास किया है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों की अनुग्रह राशि जो केवल 50 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 3 गुना 1.5 करोड़ करने का काम किया है। तो हिंदुस्तान में केवल उत्तराखंड की सरकार ने किया है मेरे बहनों भाई। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सैनिकों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण यदि कहीं पर हुआ है तो पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद इस उत्तराखंड की धरती पर हुआ है मेरे बहनों भाई। हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार तीर्थ यात्रियों के धाम के लिए यहां पर 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बनवाई है, उस पर काम चल रहा है। और यह पुष्कर धामी के आग्रह पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह पहल की। उत्तराखंड के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं मानता हूं 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अंतर्गत बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत कुछ किया जा रहा है। पहले यात्रियों को जोखिम भरी पतली पतली सड़कों से यात्रा करनी पड़ती थी और जाकर इन धामों पर अपने आराध्य का दर्शन करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, अब इस परियोजना के माध्यम से सुरक्षित और हर मौसम में चलने योग्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे स्वाभाविक है कि श्रद्धालुओं की यात्रा बहुत ही सुगम होगी और केवल सुगम ही नहीं होगी बल्कि सुरक्षित भी होगी। इतना ही नहीं होगा, अब स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
और उत्तराखंड की इकोनॉमी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मेहनत और समर्पण के कारण बहनों भाइयों आज मैं कह सकता हूं, सारे देश में घूमता हूं, दुनिया में भी जाता हूं, मैं कह सकता हूं उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर उत्तराखंड तेजी से अपने कदम बढ़ा चुका है और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बदलाव दिख रहा है वह अभूतपूर्व है बहनों भाई। आज उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 2 लाख करोड़, 150 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर इस समय काम चल रहा है। अब मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2009 से 2014 के दौरान यहां पर जो रेलवे की परियोजनाएं थी उन पर औसतन केवल 187 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले 187 करोड़ इन रेल परियोजनाओं पर खर्च होता था और आज यह बढ़कर 4,500 करोड़ तक पहुंच गया है। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आप जानते हैं ऋषिप्रयाग कर्णप्रयाग रेल परियोजना की क्या प्रगति है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार हो गया है। गौरी कुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास भी हो चुका है। बहनों भाइयों, सचमुच इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं मानता हूं कि यह उत्तराखंड की धरती मेरे बहनों भाइयों केवल देवभूमि ही नहीं है बल्कि नारी शक्ति की यह पावन भूमि भी है। उत्तराखंड की धरती, यहां रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, उनकी गाथाएं भी लोग जगह जगह सुनाते हैं। गौरा देवी जैसी प्रकृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का साहस यहां पर है। यह बछेंद्री पाल जैसी बेटियों की धरती है जिन्होंने सभी को नई ऊंचाइयों को छूने की एक प्रेरणा दी है। ऐसी है पवित्र भूमि उत्तराखंड की धरती है। पद्मश्री से सम्मानित बसंती बिष्ट, बसंती देवी जी और बंदन कटारिया जी जैसी उत्तराखंड की बेटियों ने अपने कार्यों से इस उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में रोशन किया है। स्वाभाविक रूप से इससे महिला सशक्तिकरण का संदेश सारे भारत को जाता है। मेरे बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि सरकारी कामकाज में भी, सरकारी सेवाओं में भी लगातार यहां पर निरंतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और यहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम भी यहां की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री धामी जी बधाई के पात्र हैं। बहनों भाइयों, इस उत्तराखंड सरकार ने 19,500 करोड़ से अधिक का जेंडर बजट प्रस्तुत किया है महिलाओं के लिए, जो पिछले साल से लगभग 2,700 करोड़ रुपया अधिक है। कई ऐसी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की है। मैं सारी योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक सबसे बड़ा काम, जिस समय इस आजाद भारत में भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हमारे नेता उस समय के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहा करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहा करते थे, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बहनों, जिस दिन हमको सरकार हमारी बन जाएगी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। लेकिन आप सब सौभाग्यशाली है बहनों भाइयों, यहां पुष्कर धामी के नेतृत्व की राज्य सरकार ने ऐसा करिश्मा किया
कि समान नागरिक संहिता लागू करने के मामले में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बन गया है मेरे भाई। मैं मानता हूं यह साहसिक कदम भी है और साथ ही सूझबूझ का भी कदम है। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, बहनों भाइयों, राजनीति तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में और हमारी राजनीतिक पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यही है। और बहनों भाइयों, चूंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, हमारी आस्था और संस्कृति का भी यह केंद्र है, इसे सुरक्षित रखना, इसकी पवित्रता को बनाए रखना यह बहुत आवश्यक है। और मैं सभी उत्तराखंड वासियों से अपील करना चाहता हूं, उत्तराखंड को हमें सुरक्षित भी रखना है और इसकी पवित्रता को भी हमको बनाए रखना है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया, अवैध घुसपैठ करने वालों के लिए उत्तराखंड में अब कोई जगह नहीं है मेरे बहनों। बहनों भाइयों, कोई बाहर से आकर जी बसना चाहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आकर कोई जहां चाहे वहां बस जाए, इसको देखते हुए इन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और उनके नेतृत्व में 10,000 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए हैं। शायद कोई दूसरा राज्य होता इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10,000 लोगों ने यहां पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, उस कब्जे को हटाने में भी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए। सबको समान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, नकल पर पाबंदी लगाई है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहते हुए बहनों भाइयों, नकल पर पहली बार पाबंदी हमने लगाई थी। हाहाकार मचा था सारे देश भर में, लेकिन उसके बाद यह करिश्माई काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बहनों भाइयों, उनकी सरकार ने किया है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे हल्द्वानी में आप सभी के बीच आने का मेरे बहनों भाइयों अवसर मिला है। हल्द्वानी पूरे कुमायूं क्षेत्र का मैं समझता हूं यह प्रवेश द्वार है। पूरे कुमायूं क्षेत्र का यह प्रवेश द्वार है। जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो इसका सीधा प्रभाव पूरे उत्तराखंड पर पड़ेगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, पर्यटन पर पड़ेगा, जनजीवन पर पड़ेगा। जब विकास होता है, यहां का विकास होगा तो उत्तराखंड के विकास की गति भी काफी तेज होगी। हर एक दृष्टि से मिशन मोड में यहां पर काम हो रहा है, धुआंधार काम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा, धामी जी को पहले हमने धाकड़ धामी कहा था, इसीलिए धुआंधार काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम धुरंधर धामी कह रहे हैं। मानसखंड कॉरिडोर योजना की शुरुआत की है। और इस योजना में क्या क्या है मैं बहुत विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं समझता हूं। कई ऐसी योजनाएं, एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। यह जमरानी बांध योजना लगभग 50 वर्षों से लंबित थी, वह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के नेतृत्व में इसे नई गति मिली है। और लगभग 3,700 करोड़ रुपए की यह परियोजना हल्द्वानी और तराई क्षेत्र के कई जिलों के लिए बेहद जरूरी थी और वह काम हो रहा है। कई ऐसी प्रमुख योजनाएं बनी। अभूतपूर्व प्रगति उत्तराखंड के विकास में पुष्कर सिंह जी धामी के रहते हुए हुई है। बहनों भाइयों, आज अब आपको आश्चर्य होगा, 2011-12 में राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़ थी। 2021-22 में इस राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़ थी।
आज आपको जानकर खुशी होगी कि वह बढ़कर 3,82,000 करोड़ हो गई है मेरे बहनों भाइयों। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, ये साधारण उपलब्धि नहीं है। कई काम, कितने कामों की मैं चर्चा करूं। छोटे उद्योगों का जाल बिछाने का जहां तक प्रश्न है, 2021-22 में जहां पर मिनिमम, स्मॉल, मीडियम उद्योगों का सवाल था, छोटे लघु मध्यम उद्योगों का सवाल था, पहले 2021-22 में इनकी संख्या केवल 60,000 थी। अब देखिए उद्योग भी कितने जल्दी बढ़ते हैं यदि सरकार काम करने वाली हो तो। जो 60,000 संख्या थी छोटे उद्योगों की, आज वह बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ तक पहुंच गई है। पहले 160 बड़े उद्योग थे, 4 वर्षों के अंदर ही वह संख्या बढ़कर रहने भाइयों 128 तक हो गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बुनियादी ढांचों के विकास की बात करें तो सड़कों की लंबाई पहले 1000 किलोमीटर से अधिक बढ़ी है। 1000 किलोमीटर से अधिक हमारी भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में बढ़ाया है। और हेलीपैड, हेलीपोर्ट, ये तो बहुत सारी योजनाएं इन्होंने प्रारंभ की है। बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने का कोई, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं है। 2002 से 2007 के बीच 50 से अधिक स्कैम्स के मामले सामने आए, लेकिन बहनों भाइयों तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, घोटाले होते थे, घोटालों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, यदि कोई मां का लाल यदि घोटाला करने की जरूरत करेगा तो उसका घर बाहर नहीं होगा, बल्कि उसका घर, उसका स्थान उत्तराखंड की जेल में होगा मेरे बहनों भाइयों। यह भी उत्तराखंड की सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उत्तराखंड की सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। मैं उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। और इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता आई है। और आपने देखा होगा परीक्षा में पारदर्शिता के कारण अब परीक्षाएं ठीक तरीके से संपन्न हो रही हैं। यह भी बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे देखा जाए बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किया है। योग ध्यान की दृष्टि से भी उत्तराखंड की सरकार ने काम किया है। वेलनेस टूरिज्म, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें, इस दृष्टि से भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें यूएन में जाकर बहनों भाइयों बोलकर योग जो भारत की देन है, भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है, उसे सारे विश्व में मान्यता दिलाने का काम किया। यह भी हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। इतना ही नहीं, पहले जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे उनको कहा जाता था ये अंतिम गांव है, लास्ट विलेज है। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कहा सीमा के जो सबसे पास का गांव है वह लास्ट विलेज नहीं है, बल्कि हमारे लिए वह फर्स्ट विलेज है। और आज आपने देखा होगा सीमावर्ती गांवों का भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। बहनों भाइयों, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यदि काम आना चाहिए तो पहाड़ के काम आना चाहिए और देश के लिए काम आना चाहिए। 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने बहनों भाइयों इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में पहली बार किसी पार्टी को जनता ने लगातार दूसरी बार चुना है। मैं आश्वस्त हूं आगे भी यदि चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक सीटों पर इस उत्तराखंड में विजय प्राप्त होगी। और अधिक क्या, मुझे तो लगता है आप लोगों का समर्थन देखते हुए कि उत्तराखंड में अगली बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत से रोक नहीं पाएगी। अब हालत देखिए,
या कांग्रेस के लोग जब हारते हैं, कांग्रेस के लोग हारते हैं तो कहते क्या हैं? या उनको दिखाई देता है कि अगले चुनाव में हार जाएंगे? क्या कहते हैं? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ किया गया। यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई गड़बड़ियां की हैं। इलेक्शन कमीशन को ही दोष देने लगते हैं। अभी समय एफआईआर चल रही है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब कहा जा रहा है वोट काटे जा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते जो अवैध मतदाता हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम डाल रखा है, दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, भारत में घुसपैठिए के रूप में आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहना चाहिए? इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है मेरे बहनों भाई। लेकिन जब होता है तब सरकार के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी बराबर ये सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। कभी सीएजी के ऊपर लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हैं, कभी ईडी पर लगाते हैं। माने अपने को ठीक करो, आप प्रयत्न करो, आप ईमानदार बनने की कोशिश करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको छू सके। अनावश्यक दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर अपने आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाना आप चाहते हो? बहनों भाइयों, यह नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब आज यह आप लोगों की भीड़ देखने के बाद मेरे बहनों भाइयों, हल्द्वानी में मैं पहले भी आया हूं, लेकिन आज जैसी भीड़ मैंने हल्द्वानी में देखी है, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और देश के सामने एक आदर्श राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य ने अपने को प्रस्तुत किया है। इससे भी बेहतर राज्य यदि आप उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं, आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी, समस्त उत्तराखंडवासी बहनों एवं भाइयों को भी, और यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। और पीछे के लोग भी हाथ उठाकर भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंचासीन सभी व्यक्तित्वों और जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय से अनुरोध है उत्तराखंड राज्य विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने की कृपा करेंगे और हम पहले ही उत्तराखंड